हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जनरल हिंदी वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके लिए कराई जा रही है उसका ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट को करा चुके हैं सामान्य हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज में। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, पुलिस, एसएससी एसआई आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम फटाफट अंदाज में कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, लगातार वीडियो को देखते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। त किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो त दंत वर्ग का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो प ओष्ठ वर्ग का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है, च किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो च तालु वर्ग का उच्चारण स्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्गों के समूह वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छत्र और ज्ञ आते हैं। अगला प्रश्न है, ओह विस्मयबोधक चिन्ह है, यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो विस्मयवाचक वाक्य है। यह किससे हमें पता चला कि यह विस्मयवाचक वाक्य में इस तरह का साइन देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? तो यह संकेतवाचक वाक्य है, वह उसकी तरफ संकेत कर रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है, यह उसकी इच्छा है कि वह अपने काम में सफल रहे। अगला प्रश्न है, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो रस भरा यानी रस से भरा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सी समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, वीणा पाण में कौन सा समास है? तो वीणा पाण में बहुब्रीहि समास है। इसमें कैसे पता करेंगे कि वीणा पाण यानी माँ सरस्वती के लिए बोला गया है? तो इस वर्ड का एक अलग ही अर्थ निकलता है, तो वहाँ जिस वर्ड का अलग अर्थ निकले वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रशेखर यानी कि चंद्र को शिखर पर धारण करने वाला, यानी भगवान शंकर आदि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दो अन्नी में कौन सा समास है? तो दो अन्नी में द्विगु समास है। द्विगु समास कैसे पता चलता है? यदि किसी अर्थपूर्ण शब्द में गिनती की संख्या पहले आ जाए वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, तिराहा, बावन आदि। अगला प्रश्न है, यानी इसमें होता है प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संख्यावाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो पदबंध 3 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में के कितने भेद हैं? तो शब्दों के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? ये दोबारा से रिपीट हो गया है कि यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा समास है? तो प्रत्येक में भी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न,
तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में बहुब्रीहि समास है, यानी तिरंगा मतलब ध्वज से कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस दिए होते हैं कवयत्री, कवयत्री, कवयित्री आदि दे रखे होते हैं, तो इसमें सही है कवि का कवयित्री। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्या है। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान से है, क्योंकि अपादान से अलग होने के संबंध में लिया जाता है, यानी पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो करण कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्म की विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है अध्यापिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नायिका। अगला प्रश्न, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है महाशया। अगला प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है। अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है। अगला प्रश्न है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ बोले तो होठ होते हैं। जैसे कि हम उ बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे ध्वनि को निकालने में जो मदद करते हैं वो हमारे होठ करते हैं और उन्हीं की वजह से हम ओष्ठ कहते हैं, ये मानना है। अगला प्रश्न है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सम धन उत धन आय, यह समुच्चय का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का महा धन इंद्र, महेंद्र का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं कौन सा निपात है? तो प्रश्न बोधक निपात है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप जा रहे हैं। ये दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, मैं भी यहाँ यह जानता हूँ इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात है। इस पर फोर्स किया गया है कि मैं भी यह जानता हूँ। अगला प्रश्न है, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो निषेध बोधक निपात है, कि मना किया जा रहा है झूठ मत बोलो, इसलिए ये निषेध बोधक निपात है। अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी ही
अपना हित समझते हैं। यह इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? तो बलदायक निपात है। जिस वाक्य में जोर दिया जाए तो वहाँ बलदायक निपात होता है। अगला प्रश्न है, काश आज वर्षा होती। काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो विस्मयादिबोधक निपात है, क्योंकि यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इससे आपको पता चलेगा। और ये काश जो शब्द है यह भी विस्मय बोधक चिन्ह वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात 9 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है व्याकरण। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है डीग हाँकना। अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। अगला प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दीर्घ संधि दयानंद में प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है कप धन ईस। तो इसमें दीर्घ संधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दैत्यार्य में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दैत्यार्य में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सत धन मति बराबर सन्मति होता है। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत धन आदि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो हिंदी से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे, जिन्हें फटाफट अंदाज में हमने कवर किया। आप यदि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।